हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 4th वीक दिसंबर 2025 का। तो जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होते हैं उन सबको हम लोग टॉपिक वाइज देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, फिर और भी दूसरे टॉपिक पर एक एक करके चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2025 का टोटल यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन वीडियो भी अवेलेबल हो चुका है सरकारी जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल पर, और इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और मेंबरशिप प्लान जो है ना करंट अफेयर्स के लिए उसमें बम पर छूट चल रही है। बेसिक मेंबरशिप पे भी छूट चल रही है और ISPCS मेंबरशिप पर भी 1-2 दिन या 3-4 दिनों की छूट है मात्र। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी आपके इसके ज़रिए हो सकती है और इसे परचेज करने पर आपको ये वाला PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। और पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना आप। क्वेश्चन होगा, इनमें से किसने संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया 25 दिसंबर 2025 को? आंसर होगा राष्ट्रपति ने। ओके, और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है 2003 में ही, और भारत की प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है। और ये भाषा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहने वाले बड़ी संख्या में जो आदिवासी लोग हैं वो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में इस भाषा में भारतीय संविधान की प्रति लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन, हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? आंसर होगा हरियाणा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया वहाँ के गवर्नर के द्वारा, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये कहा है कि हिसार जिला जो है ना, एक और मैप पे दिखा देता हूँ, ये है हरियाणा और ये है हिसार। ओके, हिसार है, तो इसी को काटकर एक हांसी जिला बना दिया गया है ओके हरियाणा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है ये लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है, और इसमें भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तो प्रतिमा है, साथ में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, उसकी स्थापना की है और इसको कहेंगे BOPS। तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? आंसर होगा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इसको बनाया है। जिस तरह से CISF होता है, जिस तरह से BSF होता है, ऐसे ही एक फोर्स है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स कह सकते हैं, और इसका काम यही है कि पोर्ट की सुरक्षा करना, मतलब जहाज़ों की सुरक्षा करना, ये सब का काम, इसकी जिम्मेदारी ये दी गई है। भारत में 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं यानी पोर्ट है, और 217 गैर प्रमुख यानी छोटे बंदरगाह हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। तो उन सब की सुरक्षा के लिए स्पेशली एक BOPS ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने 3 शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी किया है? तो आंसर होगा पंजाब। और 3 जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। तलवंडी साबो। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने ये दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया और इसे आध्यात्मिक नगरी कहेंगे, अब इसको यही दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का प्रतिबंध है, और पूरी तरह से धार्मिक तौर पर इसको सुसज्जित भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग वायरस बीमारी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण के अनुसार किस तरह के पेय पदार्थ को ही चाय कहा जा सकता है, अन्य को नहीं? तो आपको नाम ध्यान में रखना है। तो साइंटिफिक नेम क्या है चाय का? वो है कैमेलिया साइनेंसिस। उससे प्राप्त जो पत्तियां हैं उसको ही चाय कहा जाएगा। जैसे हर्बल टी और फलाना टी, कई तरह के टी जो मार्केट में दिखते हैं वो गलत ब्रांडिंग है, इसलिए ये कहा गया कि वो गलत ब्रांडिंग है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो सब।
तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत और न्यूजीलैंड में ने दिसंबर 2025 में मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर सहमति का ऐलान किया है। तो इसके तहत सभी भारतीय निर्यात पर कितना प्रतिशत का टैरिफ लगेगा? आंसर होगा 0%। न्यूजीलैंड में जितने भी सामान जाएंगे तो उस पर 0% का टैक्स लगेगा। और ये जो एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, एग्रीमेंट जो है वो होना है लगभग मार्च के आसपास 2026 में। लेकिन दोनों प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, दोनों ने ये घोषणा कर दी है। एक महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि भारत का जो सामान जाएगा वहाँ 0% टैक्स, और वहाँ से जो सामान आएगा लगभग 95% के आसपास सामानों पर 0% टैक्स होगा। कुछ चीज़ों पर जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, डेयरी से रिलेटेड हैं, जो भारत के उद्योग को बचाना जरूरी है, उन पर टैक्स रहेगा वहाँ के सामान को भारत में लाने पर। ठीक है, तो ये देखिए आप पिछले 2000 यानी 2025 में कहिए 3 महत्वपूर्ण ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। ओके, एक हुआ यूनाइटेड किंगडम के साथ, ये CETA है। फिर ओमान के साथ हुआ CEPA, और न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ है वो पूरी तरह से FTA है। अगर इस तरह का सवाल आया ना कि FTA किन देशों के साथ है, तो सिर्फ एक देश है अब तक, कौन सा? श्रीलंका। और उसके बाद ये दूसरा है जिस पर सहमति बनी है। अभी फाइनल एग्रीमेंट साइन होना है लगभग मार्च के आसपास। ठीक है, बाकी जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ओके, बाकी में क्या है, चुनिंदा चीज़ों की लिस्ट बनी हुई है कि इस पर टैक्स रहेगा, इस पर नहीं रहेगा, इस पर इतना ही रहेगा, इस पर इतना ज़्यादा रहेगा, कुछ पर निवेश से रिलेटेड भी सहमतियां हैं, ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनकी संपत्ति दिसंबर 2025 में $7 अरब के पार कर गई है, जो पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जो कुल GDP है उससे ज़्यादा है। आंसर होगा इलॉन मस्क। एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा टेस्ला, SpaceX, इन सब के जो CEO हैं वो इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी टोटल संपत्ति 700 अरब अमेरिकी डॉलर के पार कर गई है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये अपडेट आपने जाना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अजंता की गुफाओं में मिले चित्रों के आधार पर 2000 साल पुरानी तकनीक से तैयार किस जहाज ने पहली विदेश यात्रा की है? पहली विदेश यात्रा, आंसर क्या होगा इसका? INS कौंडिन्य। ठीक है, INS कौंडिन्य इसने विदेश यात्रा की। कहाँ पर गया ये? तो ये भारत से ओमान की यात्रा हुई। ओमान कहाँ पर है? देखिए ये भारत है ना, गुजरात, और यहाँ से इधर ओमान, अरब सागर है, ये है ओमान। तो यहाँ से यहाँ तक ये यात्रा, जब मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ ना, तब यात्रा चल ही रही थी। 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से मस्कट यानी ओमान वहाँ पर रवाना हुआ। और एक खास बात है, लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है और नारियल की रस्सी से सिला हुआ है। कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके, और इसमें इंजन नहीं है, न ही GPS है। ये पाल जो होते हैं ना, वो सूती पाल होते हैं, उससे उसके सहारे ये आगे बढ़ रहा है और फिर उसी के सहारे ये वापस लौटेगा। तो गोवा की एक कंपनी ने करीब 2000 साल पुरानी टांका पद्धति से इस जहाज़ का निर्माण किया है। तो ये जो जहाज़ है वो महत्वपूर्ण जहाज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को बेड़े में शामिल किया है। तो इसका नाम क्या है? ये प्रदूषण कंट्रोल करेगा। आंसर क्या होगा? समुद्र प्रताप। ठीक है, ये देखना है आप, ये है पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाला पहला इंडियन नेवी ने इंडियन कोस्ट गार्ड का ही है। ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड का ही। तो दिसंबर में इसको कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। ये क्या करेगा? समुद्री जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करने को काम करेगा। इसका लॉ इन्फोर्समेंट का भी काम करेगा, खोज बचाव अभियान, इन सब में भी काम ये महत्वपूर्ण करेगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने किस सबमरीन को 40 वर्षों की शानदार सेवा के बाद दिसंबर 2025 में सेवा मुक्त कर दिया? आंसर होगा INS सिंधु घोष। क्या नाम है? INS सिंधु घोष। तो दिसंबर में सेवा मुक्त कर दिया गया है मुंबई के जो नौसेना डॉकयार्ड है वहाँ पर। और इस INS सिंधु घोष को इंडियन नेवी में कब शामिल किया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था प्रमुख सबमरीन के तौर पर। अगला क्वेश्चन, देहरादून स्थित जो भारतीय सैन्य अकादमी है यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, तो उसे टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन यानी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर होगा साई जादव।
ठीक है, ये देख रहे हैं उनके पिता भी टेरिटोरियल आर्मी में हैं और वो भी अब नियुक्त हो गई हैं। और ख़ास बात है कि आईएमए से पास आउट होने वाली पहली ये महिला अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला अधिकारी बनी नहीं थी, कई सारी अधिकारी बनी हैं, लेकिन वो आईएमए से पास आउट नहीं है, बल्कि बहुत सारे आर्मी के और भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ से पास आउट हैं। ठीक है, तो साईं जाधव ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाली हैं। और अब बात करते हैं इवेंट यानी घटना, आयोजन, दुर्घटना, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर होगा ओडिशा में हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये धनु यात्रा है, ये दिसंबर में ये शुरू किया गया है और जनवरी तक ये चलेगा। ठीक है, तो 11 दिवसीय है ये। ओके, और इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के जो जीवन की जो पौराणिक लीलाएं हैं उसका मंचन होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है, अलग अलग जगहों पर जाकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक WHO शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा दिल्ली में आयोजित किया गया। ये 17 से 19 दिसंबर तक न्यू दिल्ली में ये दूसरा इवेंट था। पहला इवेंट अगर हम कहेंगे कब हुआ था, 2023 में हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, और ये दूसरा ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा ज़रूर, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें आप। क्वेश्चन होगा ग्लोबल चेस लीग यानी GSL 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद और अनीश गिरी। इन दोनों ग्रैंड मास्टर ने यह खिताब जो है ना 23 दिसंबर को जीता है। मुंबई में फाइनल मैच खेला गया था। अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी समेत कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आंसर होगा 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। तो युवा क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, और इसके अलावा कई बच्चे हैं। तो वीर बाल दिवस पर 26 दिसंबर को ये सम्मान दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ना वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसके द्वारा दिया जाता है भारत के युवा नायकों को, उनके साहस, बलिदान और जो महत्वपूर्ण योगदान है उन सब को काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। भारत लगातार तीसरे वर्ष विश्व डोपिंग उल्लंघन लिस्ट यानी वाडा रिपोर्ट 2024, देखिए 2024 है ये, लेकिन एक्चुअल में ये दिसंबर में जारी किया गया है, दिसंबर 2025 में जारी किया गया। आंसर किसका होगा? पहला, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट भारत की 3.6% की पॉजिटिविटी रेट है। ठीक, डोपिंग कुछ आंकड़े मैंने यहाँ पर दिए हैं। टोटल जो सैंपल लिए गए 7113 यूरिन प्लस ब्लड, और पॉजिटिव पाए गए 260। ये बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है ये। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं इस वीडियो का, तो वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। वहाँ पर दो तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है, और दूसरा ISPCS लेवल का करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान जो कि UPSC और स्टेट PCS लेवल का है। और इसमें PDF, वीडियो और टेस्ट सीरीज में मिलता है। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब कुछ मिलता है। और टेस्ट सीरीज़ में मतलब कुछ आपके एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी न्यू ईयर पर ये छूट चल रही है, बस कुछ ही दिनों की छूट है, 2-4-5 दिनों की। उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो मौका अभी है। शार्प लर्निंग ऐप पर जाना होगा आपको। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले पर सर्च कर सकते हैं शार्प लर्निंग, या फिर सन्मय प्रकाश ये सर्च कर लें, आपको ऐप मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर लॉगिन करके आप ये परचेज कर सकते हैं। अगर किया हुआ है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर। ठीक है, और मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है, वो है सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, और PDF भी अलग से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत मामूली प्राइस है, या आप अगर इस ऑफर के तहत लेंगे तो उसमें वो भी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेंबरशिप प्लान है इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिल जाते हैं, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और इस रिलेटेड क्वेश्चन है पहला, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम तो उतने वजनी अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2
उसको दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। आंसर होगा LMV-3M6। ठीक है, अब ये क्या है? LMV-3 रॉकेट टाइप है और M6 उसका वर्जन कह लीजिए। ठीक है, वर्जन कह सकते हैं। दरअसल क्या होता है ना, जो रॉकेट होता है ना, वो भारत के पास रीयूजेबल रॉकेट नहीं है। भारत ने क्या किया, LMV-3 का एक मानक बनाया हुआ कि इस तरह का होगा, ऐसा इंजन होगा, और एक बार लॉन्च किया और उसके बाद वो नष्ट हो गया, अंतरिक्ष में गया, या तो वहीं घूमता रहा, बाद में गिर गया, या उसी वक्त वो समुद्र में आकर गिर गया, वो बर्बाद हो जाता, ख़त्म। फिर दूसरा तैयार किया जाता है। ओके, तो नया तैयार किया जाता है। तो उसी तरह से अब अगला जो भी लॉन्च होगा ना, वो M7 देखेंगे हम। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात। तो दिसंबर में इसरो ने इसको लॉन्च किया और इसरो के द्वारा अब तक भेजा गया सबसे भारी ये रॉकेट है। वजन कितना है? 6100 किलोग्राम इसका वजन बताया जा रहा है। ओके, सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहाँ से लॉन्च किया गया। और ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट है, क्या है? इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट हैं और अमेरिकी कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, उसी ने बनाया हुआ है। और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा जाता है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मकसद है डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी देना, सीधे सैटेलाइट के जरिए आप बात कर सकें, ये है सुविधा देना। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर कौन बन गई? आंसर का मिची बेंट हॉस, ये जर्मनी की है और यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA उसमें काम करने वाली एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं। पैर उनका मतलब खराब हो गया था एक दुर्घटना के दौरान, तो लेकिन उन्होंने ये अंतरिक्ष में गई वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण लोगों के जो निधन हुए हैं इस दौरान उनके। क्वेश्चन ये होगा, किस पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विश्वा बंधु सेन का निधन हो गया 26 दिसंबर 2025 को? आंसर होगा त्रिपुरा। 72 ईयर के थे, त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष थे। ब्रेन इंजरी की वजह से उनकी डेथ हुई है। त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? तो है मणिक साहा। राज्यपाल है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। अगला क्वेश्चन, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया 20 दिसंबर 2025 को। तो किस सिनेमा से जुड़े हुए थे? आंसर का मलयालम सिनेमा से जुड़े हुए थे। 69 ईयर के थे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, एक अलग पहचान थी उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब से क्वेश्चन खूब सारे आते हैं आजकल। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत के किस राज्य को 33 ईयर के बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया? आंसर को गुजरात। तो NTCA जो ना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, उसी ने इसको दर्जा दिया है। दरअसल गुजरात के जो रतन महल सेंचुरी है वहाँ पर बाघ के मौजूदगी की पुष्टि हुई है और ये बाघ जो है ना वो पहुँच गया ये मध्य प्रदेश से। शुरू में ये हुआ फरवरी की बात है, फरवरी में ये पहुँचा। शुरू में हुआ कि शायद भटकता हुआ आ गया, फिर चला जाएगा, फिर उसके पानी वानी की व्यवस्था की गई, चुपचाप ट्रैप कैमरे लगाए गए, पता चला कि वो लंबे समय से 6 महीने से वहीं पर रह रहा है आराम से। तो अब मान लिया गया कि ये गुजरात का ही हो गया है, इसलिए गुजरात को अब टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। वहाँ उसे कितने साल बाद आप देख रहे हैं, 33 ईयर के बाद। ठीक है, लाइन तो वहाँ पर है ही बड़े पैमाने पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2025 को प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सबसे विनाशकारी वर्ष घोषित किया गया है। तो इस वर्ष वैश्विक स्तर पर कितने अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ? आंसर होगा 200 अरब डॉलर का। मतलब दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी आई हैं। हिमालय में भूकंप आया, उसकी वजह से कई देश, आपका म्यांमार देखिए उसने झेला, आपको चाइना का जो ये तिब्बत है वहाँ पर भूकंप से बहुत तबाही हुई। ठीक है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में तबाही हुई बड़े पैमाने पर। ओके, म्यांमार की तबाही में जो भूकंप आया था 7.9 रिक्टर स्केल तक का गया था, इतना शक्तिशाली था कि थाईलैंड, वियतनाम, चीन, उन सब में महसूस किया गया था। अमेरिका में हरिकेन
मेलिसा वो बहुत शक्तिशाली तूफान के तौर पर आया था। रूस में कामचटका प्रायद्वीप के पास समुद्र में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो 2011 के बाद सबसे शक्तिशाली दुनिया में आया भूकंप माना गया। इथियोपिया में ज्वालामुखी फट गया, उसकी वजह से भारत तक उसके धुएं और राख पहुंच गए। ओके, तो ये सब है। भारत में भीषण बाढ़ आई हिमालयी क्षेत्रों में, इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी। ओके, अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंची पहाड़ियों को इसका हिस्सा होने की परिभाषा तय की, जिसका व्यापक विरोध हुआ और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो है ना वो उस पर अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया। आंसर क्या होगा? 100 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला जो आप जानते ही हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लगभग 2 अरब साल पुरानी है, गुजरात से लेकर यहाँ दिल्ली तक इस तरीके से। और कई सारे पहाड़, ऐसा नहीं है कि एक ही लंबे से, छोटे पहाड़ बड़े पहाड़, छोटे पहाड़ बड़े पहाड़, इस तरह का है। ठीक है, गुजरात से दिल्ली तक, यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये क्या करता है, ये हमें रक्षा करता है, इधर से जो थार रेगिस्तान है उसको इधर आने में बचाता है। यहाँ हरियाली है, यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, इसकी वजह भी ये अरावली पर्वतमाला भी है। मतलब कई सारी वजह होती है ना, उनमें से प्रमुख वजह ये भी है क्योंकि इधर से जो आपका मानसून आता है वो इधर न भाग जाए, इसको रोकने का काम करता है और यहाँ पर खूब सारी बारिश होती है इस इलाके में। अगर ये अरावली पर्वत कट गया तो ये मानसून उधर जा सकता है, पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है और इधर से डेजर्ट जो है ना वो इस तरफ आ सकता है। तो पूरी जो हमारी इकोलॉजी है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये अरावली पर्वतमाला करती है। अब हुआ ये कि इससे खतरा था ना कि अब 100 मीटर का मिल गया, परिभाषा मिल गई, तो अब चूंकि अब क्या है कि अरावली पर्वत के जो पहाड़ियाँ हैं उसको काटने पर रोक लगी हुई है और अगर काटना भी है, उसका खनन भी करना है तो बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है। अब जब उसको अरावली माना ही नहीं जाएगा 100 मीटर से कम के जो पहाड़ियाँ हैं उसको, फिर क्या होगा? उसका मतलब ये हुआ कि उसको काटा जा सकता है, ऐसा ही कहा जाएगा। तो विरोध जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने ही आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किस जलाशय को घोषित किया गया? आंसर होगा कोपरा जलाशय। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और 2025 तक, दिसंबर तक भारत में टोटल 96 रामसर स्थल घोषित हो गए थे और उसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में भी दे दिया है, तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 96 हो गए हैं। ओके, 96। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न ले लेंगे। सिलीसेड़ झील किस राज्य में स्थित है जिसे दिसंबर 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला? आंसर का राजस्थान, अलवर में ये झील है। ओके, अलवर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित गोगाबिल झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला? बिहार। ये बिहार के कटिहार में स्थित है ये झील। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 निजी एयरलाइंस कंपनी को अनापत्ति मंजूरी दी है, तो इसका नाम क्या है? कौन कौन से हैं एयरलाइंस? शंख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और केरल एयर केरल। इन सबको क्यों ऐसा किया गया? देखिए, पिछले दिनों इंडिगो का क्राइसिस आया था। इंडिगो के पास इस वक्त लगभग 64.3% का मार्केट है। मतलब जितने लोग उड़ान भरते हैं ना भारत में, उसका 64.3% इंडिगो से ही उड़ान भरते हैं। बाकी जो है ना वो एयर इंडिया का है 27.4%, बाकी छोटी छोटी कंपनियाँ। ऐसे में ज़रूरत महसूस हुई है कि कई सारी कंपनियाँ होनी चाहिए ताकि एक ही कंपनी जो है ना हावी ना हो सके। इसी वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया जा रहा है कि इन सबको परमिशन दी है, अनापत्ति दी है। शंख एयर जो है ना वो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश में ये संचालन करेगा, घरेलू उड़ान होगी यहाँ पर। अल हिंद जो एयर है वो कर्नाटक, केरल आधारित है और इसका मुख्य मकसद जो होगा व्यावसायिक यात्रा, पर्यटन, इन सबको बढ़ावा देने से रिलेटेड उड़ानें भरना है। फ्लाई एक्सप्रेस जो है ना वो पैसेंजर और कार्गो दोनों तरह की सेवाएं देगा। एयर केरल जो है ना वो
एक दुबई के कारोबारी हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की हुई है और ये केरल के आसपास के क्षेत्रों में मुख्य तौर पर ये उड़ान भरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित होने का ऐलान हुआ? आंसर होगा गोरखपुर में। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की हुई है और इसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आने की उम्मीद बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर होगा इसराइल। ठीक है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्होंने 26 दिसंबर को ये ऐलान कर दिया है। ठीक है, 30 साल पहले ये सोमालिया से अलग हुआ था। एक बार मैप के जरिए हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, प्यारा भारत है अपना और सोमालीलैंड कहाँ पर है? तो वो है अफ्रीका में। ठीक है, तो ये अफ्रीका देख रहे हैं, इथियोपिया देख रहे हैं और यहीं पर ये है क्या? सोमालिया। ठीक है, जिसको हम आज सोमालिया जानते हैं, ये वाला जो इलाका है ये। और इसी में क्या हुआ है, ये जो क्षेत्र है इतना बड़ा, इसने खुद को 30 साल पहले घोषित कर दिया था कि हम आज़ाद देश हैं, यहाँ पर अपना राष्ट्रपति है, इनका अपनी मुद्रा है वगैरह वगैरह सब कुछ है। ठीक है, अब इसको देश की मान्यता दी है, पहला ऐसा यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है इजराइल जिसने ये मान्यता दी है। ठीक है, आमतौर पर भारत भी पूरे को सोमालिया मानता है, इसको मान्यता नहीं दी है, हालांकि उससे कांटेक्ट है हम लोगों का भी, भारत का भी। ठीक है, व्यापार वगैरह भी होता है, लेकिन हम मान्यता नहीं देते हैं देश के तौर पर। तो पहला ऐसा इजराइल बना है जिसने इसको मान्यता दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न। किन दो देशों की सीमा संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ने की घटना हुई जिस पर भारत ने गहरी चिंता जताई है? आंसर होगा थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा विवाद है, कभी वो उसके इलाके में घुस जाते हैं, कभी वो दूसरे के इलाके में घुस जाता है, तो बुलडोजर से इसको गिराया गया इस मूर्ति प्रतिमा को। तो उस पर भारत ने है ना वो आपत्ति जताई है और कहा है कि बहुत ही ये चिंताजनक मामला ये देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 26 दिसंबर 2025 को मनाई जाती है? आंसर होगा मनमोहन सिंह। ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे, 2004 से 2014 तक। अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर को किस शहीद की जयंती मनाई जाती है? आंसर होगा उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जनरल डायर की, उस पर गोली मारकर हत्या की थी और जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसका बदला लिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। आंसर क्या होगा इसका? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। छोटे साहबजादों की शहादत की याद में आयोजित किया जाता है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, उनकी शहादत की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और डेली का करंट अफेयर्स जरूर देखिए। मंडे टू सैटरडे को आता है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। कहाँ पर? शार्प लर्निंग ऐप पर, उसका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अभी चंद दिनों के लिए छूट चल रही है, लाभ आप उठा सकते हैं। ओके, बाय।